हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, हम जो घटना चक्र पॉइंटर फिजिक्स पढ़ रहे थे उसमें से हम ध्वनि पढ़ रहे थे। तो ध्वनि में जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके ही आगे यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतक स्वरग्राम। स्वरग्राम जो होता है जिसमें पूरा सारे गामा होता है, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। तो ये क्या है, ये बात यहाँ पर एकदम सही है। अब देखिए दूसरा यहाँ पर कथन दिया गया है, स्वर सा, मतलब कि सा रे गा मा पा धा नी, ये होता है इसमें 7 स्वर। तो कह रहा है कि जो सा की आवृत्ति होती है वो 256 होती है, और इसके बाद कह रहा है जो नी की ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति है 512। तो यहाँ पर देखिए ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सा की ध्वनि होती है वो 265 होती है आवृत्ति में, मतलब हर्ट्ज में, और अगर इसका नी का जाएं तो ये होता है 494। तो दो सा की जो है 265 और नी की जब चले जाते हैं इस तरफ से तो हो जाती है ये 494। तो इसलिए ये जो कथन है ये क्या है, यहाँ पर गलत है। इंफ्रारेड एक्स किरणों, दृष्टिगोचर प्रकाश तथा रेडियो तरंगों में से तरंग की लंबाई सबसे अधिक किसकी होती है? तो तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है रेडियो तरंगों की। तो जो रेडियो तरंगे हैं उनकी जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है। अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे जो तरंग दैर्ध्य कम होती है वो होती है गामा की। फिर इसके बाद जैसे हम चलते जाते हैं तो गामा हो गया, फिर एक्स किरणें हो गया, फिर इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर पराबैंगनी किरणें हो गया, दृश्य प्रकाश हो गया, अवरक्त हो गया, और इसके बाद माइक्रोवेव हो गया, और सबसे जो बड़ी तरंग दैर्ध्य होती हैं वो किसकी होती हैं? फिर रेडियो तरंगों की होती हैं। तो सबसे अगर छोटी पूछी जाती तो वहाँ पर गामा को मार्क करते। एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण जो होता है वो किस तरंग का प्रयोग करता है? तो वो करता है रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है उसे देखिए अवरक्त भी, तो मतलब कि अवरक्त प्रयोग किया जाता है और या फिर रेडियो तरंगों का उपयोग कर लिया जाता है। वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जो टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जो रिमोट है ना, तो रिमोट जैसे आप दूर से दबाते हैं तो वो टीवी को आप उससे कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो वो किस लिए? क्योंकि अवरक्त विकिरण जो निकलता है उससे उस रेडियो टेलीविज़न का कनेक्शन हो जाता है। जब टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि दृश्य और श्रव्य ये दोनों चीज़ें हमें एक साथ सुनाई देती हैं। लेकिन अगर हम बाय रूल देखें तो क्या है कि प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है, तो हमें जो चित्र आ रहे हैं वो पहले दिखाई देना चाहिए, और आवाज़ की मतलब ध्वनि की जो चाल है वो धीमी होती है तो वो बाद में दिखाई देना सुनाई देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ऑडियो सिंक्रोनाइजर। तो ये जो ऑडियो सिंक्रोनाइजर होता है ये क्या करता है कि फिगर मतलब चित्र को और ध्वनि को एक साथ कंबाइन कर देता है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो दूर संचारण में चित्र संचरणों का संप्रेषण कैसे होता है? संचरण ये होता है आयाम मॉडुलन के द्वारा। टेलीविज़न प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है आवृत्ति आरोपण। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी? ये होगी 10 मेगा हर्ट्ज की। यहाँ पर कथन और कारण दिए हुए हैं। देखिए कथन में दिया हुआ है कि रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं, और यहाँ पर देखिए दिया है कारण कि रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। तो देखिए यहाँ पर जो है आर सही है, लेकिन यहाँ पर जो कथन है ए ये गलत है, क्योंकि रेडियो तरंगें जो हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में बंकित नहीं होती, मतलब डिस्टर्ब नहीं होती हैं। और यहाँ पर ये जो दिया है कि रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है, तो ये बात यहाँ पर सही है। अगला अपना देखिए टॉपिक है विद्युत धारा।
तो विद्युत धारा क्या है, जो करंट है अपना किस तरह से काम करता है, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसको पढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर एक कथन दिया है कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च का जो मूल्य है वो कितना होगा। तो देखिए जब हम घरों में बिजली को प्रयोग करते हैं तो वो वाट घंटा में मापी जाती है। तो वाट घंटा क्या होता है कि अगर 1000 अगर वाट का अगर कोई चीज़ है और उसको हम 1 घंटा यदि जला दें तो वो 1 यूनिट कहलाएगा या फिर 1 वाट घंटा कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि 100 वाट का बल्ब था, ठीक है, इसको जलाया गया कितने घंटे, 10 घंटे। तो यहाँ पर देखिए जो इसका कैलकुलेशन हुआ ये क्या हो गया, 1000 वाट घंटा। अब यहाँ पर 1000 वाट घंटा बनता है जिसको हम 1 किलोवाट घंटा भी कह सकते हैं। तो यही जो है इकाई होती है क्या, 1 यूनिट। क्या होती है, 1 यूनिट। तो इस प्रकार से अगर 1000 वाट घंटा बन रहा है तो वो 1 यूनिट कहलाएगा। और 1 यूनिट का मतलब है कि अब यहाँ पर 5 रुपये प्रति यूनिट है बिजली का मूल्य, तो कितने रुपए खर्च होगा, 5 रुपये खर्च होगा। पुनः देखिए दिया गया है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। देखिए वही चीज़ कि भाई 100 वाट का बिजली का बल्ब था, इसको 10 घंटे जलाया गया तो कितने वाट घंटा बन गया यहाँ पर, 1000 वाट घंटा। और 1000 वाट घंटा कितना होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये 1 इकाई या फिर 1 यूनिट बिजली वहाँ पर हो गई। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, जूल में होता है 3.6 गुणे 10 की घाते 6, ये जूल में मान होता है। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा गया तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई बनेगी वो कितनी बनेगी। अब देखिए 100 वाट का बिजली का एक बल्ब है, इसको कितने घंटे जलाया गया, 4 घंटे जलाया गया। ये कितना बना, ये बन गया 400 वाट घंटा। और 400 वाट घंटा का मतलब ये हुआ कि देखिए 1000 वाट घंटा यदि ये होता तो कितना बन जाता, 1 यूनिट। तो इसमें 1000 का आप भाग कर दीजिए। तो इस प्रकार से इसको आप करेंगे तो 0.4 यूनिट ये बन जाएगा। तो 0.4 यूनिट देखिए यहाँ पर ये इसका मान आ गया। तो आई होप अब इस तरह से आएगा तो आप इसको कर सकते हैं। बिजली की खपत का बिल आधारित होता है, वो किस पे आधारित होता है, देखिए किलोवाट प्रति घंटा। तो किलोवाट प्रति घंटा के हिसाब से ही घरों का जो बिजली का बिल है वो आया करता है। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि 60 वाट का एक बल्ब है, ठीक, प्रतिदिन ये कितने घंटे जलता है, 5 घंटे जलता है। तो प्रतिदिन 5 घंटे अगर जलता है तो ये कितने वाट घंटा बना लेता है। देखिए 5 का अगर हम इसमें गुणा कर रहे हैं तो ये बना लेता है अपना 300, ठीक, मतलब कि 300 वाट घंटा डेली जल रहा है। अब ये 30 दिन जल गया मान लीजिए, तो यहाँ पर 30 का गुणा कर दीजिए। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये कुल मिला के हो गया 9000। तो ये 9000 बन गया। अब 9000 वाट घंटा बन गया और 1000 वाट घंटा की 1 यूनिट होती है। तो मान लीजिए चाहे तो 1000 का भाग दे के देख लीजिए, वैसे कैलकुलेट कर लीजिए तो कितनी यूनिट बन गई है, ये बन गया 9 यूनिट। तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन पे 9 यूनिट सही हो जाएगा। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो सही कथन क्या है, यह सही बात इनमें से क्या है। इसमें से सही बात यह है कि कम प्रकाश वाले बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो अधिक है। देखिए जैसे कि कोई बल्ब है, अगर वो बल्ब का रेजिस्टेंस जो अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, प्रतिरोध ज़्यादा होने की वजह से वो बिजली को क्या करेगा, सोख लेगा, बल्कि उसको वो दूसरे उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। तो जो कम प्रकाश देने वाला बल्ब है वो क्या कर रहा है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए वो कम प्रकाश दे रहा है। और देखिए जो हमने तकनीक का इजाद किया तो वो हमने क्या किया कि वही जो रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा हो रहा था ना, उसी रेजिस्टेंस को हमने कम करने की कोशिश की। और जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होता गया, अवरोध कम होता गया, तो जो विद्युत थी वो ज़्यादा प्रकाश में परिवर्तित हो गई। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, या मतलब चमकदार ज़्यादा है,
इन दोनों का उच्च अवरोध है, इन दोनों में से उच्च अवरोध किसका, तो उच्च अवरोध किसका होगा, जो मंद प्रकाश दे रहा होगा, अवरोध उसी में ज़्यादा होगा। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वास्तव में क्या है वो, वास्तव में वो क्या है कि ऊर्जा का परिवर्तक है। देखिए, क्योंकि जो डायनेमो होता है वो क्या करता है, डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्योंकि जो हमारा जल होता है, जल में कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, और इस यांत्रिक ऊर्जा को हम उसको राउंड घुमा के विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन या परिवर्तित करते हैं। तो किसका, देखिए मैकेनिकल ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं टरबाइन या डायनेमो के थ्रू। जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति जो है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलना है, यांत्रिक ऊर्जा में, तो क्या होगा, विद्युत मोटर। जैसे आप विद्युत मोटर से पानी खींचते हैं तो विद्युत यूज कर ले रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, आप यांत्रिक ऊर्जा में उसको बदल दे रहे हैं, पानी आप बाहर निकाल ले रहे हैं। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो कौन है, बैटरी। देखिए जो बैटरी होती हैं वो क्या है, उनमें रासायनिक पदार्थ भरा जाता है और उसी रासायनिक पदार्थ को आप किस में बदल दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप सूखा सेल ही ले लीजिए, तो वो रासायनिक पदार्थ है ना, उस रासायनिक पदार्थ से आप विद्युत में उसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है, इसलिए वो जल जाते हैं। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर बताना है कि कौन से इनमें से सही हैं। तो देखिए इसमें से पहला कथन दिया है कि वोल्टता समानता इनकी 12 वोल्ट होती है, ये बात यहाँ पर सही है। और फिर कह रहा है कि प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये देखिए HCl नहीं होता, उसमें क्या होता है, H2SO4 होता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं, H2SO4 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। फिर देखिए क्या कह रहा है इलेक्ट्रोड सीसा और तांबे के होते हैं, नहीं ये भी बात गलत है, इलेक्ट्रोड सीसा और तांबे के नहीं होते हैं। चौथा कथन यहाँ पर दिया है कि धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, यह बात यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से पहला और चौथा कथन यहाँ पर सही है। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है वो क्या होती है, टंगस्टन। तो जो भी हमारे बल्ब हैं, ये बल्ब का जो फिलामेंट होता है, अंदर जो जलता है, जो प्रकाश देता है, उसे ही फिलामेंट कहते हैं। तो वो फिलामेंट जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्योंकि जो बिजली का बल्ब है अल्प जीवन होता है, क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है, ये बात ठीक है। और दूसरी बात है कि बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है। बल्ब चूंकि अगर निर्वात नहीं होगा, उसमें वायु होगी, तो वायु क्या करेगी कि उस जो भी फिलामेंट बना है उसको पिघला देगी। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, ये भी बात एकदम सही है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये तीनों बातें यहाँ पर सही हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानता कितना होता है, तो जलता हुआ जो विद्युत का बल्ब है जो प्रकाश देता है उसका टेम्परेचर जो है वो होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर हो जाता है, और वो गर्म होने के कारण ही हमें क्या करता है, प्रकाश देता है। यहाँ पर कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये बात एकदम सही है। और दूसरा यहाँ पर ये कह रहा है कि ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, ये भी बात सही है। और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तड़ित चालक जो होते हैं वो मुख्यतः तांबे के बने होते हैं, और उनको क्या किया जाता है कि जो इमारत है, इमारत की टॉप में लगा के और उसी से एक वायर का कनेक्शन पृथ्वी पर कर दिया जाता है। तो मान लीजिए ये इस प्रकार से अगर घर था तो यहाँ पे लगा के इसका नीचे से कनेक्शन कर दिया जाता है, तो जब भी तड़ित मतलब विद्युत इसमें गिरती है
बरसात में, तो ये सीधे इसको पकड़ के नीचे पृथ्वी पर पहुंचा देता है, तो इसको हानि नहीं होती है घर को। 3 पिन जो बिजली के जो प्लग होते हैं उनमें 3 पिन होते हैं, तो जो सबसे लंबी पिन होती है उसके जोड़ने का क्या मतलब है, वो होता है आधार सिरे से जुड़ता है, वो आधार पिन होती है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग होता है किसके लिए, सुरक्षा के लिए। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों कैसे, समान विभव के। अगर समान विभव के हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, चांदी। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में सही कथन है। फ्यूज का जो है इसमें क्या है कि इसका गलनांक निम्न होता है, तो फ्यूज जो है वो गलनांक निम्न है, प्रतिरोध उसका उच्च होता है, तो ये फ्यूज की विशेषता है। और फ्यूज क्या करता है कि वो सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये कनेक्शन है पूरा, यहाँ पर हमने अगर फ्यूज लगा रखा है तो जब भी यहाँ से तेज बिजली आएगी तो ये फ्यूज क्या होगा, पिघल जाएगा, तो यहाँ के जो हमारे उपकरण हैं वो सेफ रहेंगे। फ्यूज का सिद्धांत, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, इस पे ये काम करता है फ्यूज का सिद्धांत। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, देखिए क्या, उच्च प्रतिरोधक शक्ति, मतलब उच्च प्रतिरोध होता है उसमें, और निम्न उसका गलनांक होता है। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाले फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध उसका अधिक होता है। हैलोजन लैंप का तंतु होता है, हैलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु से बनाया गया होता है। यहाँ पर कथन और देखिए कारण दिए हुए हैं। कथन में है, एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये बात सही है। अब देखिए यहाँ पर कारण क्या दिया है, धातु अणु के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है, ये यहाँ पर गलत है। देखिए जब भी हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और उसी गति के कारण ऊष्मा पैदा होती है। घरेलू विद्युत ताप स्थापन मूलतः समांतर संबंध, मतलब श्रेणी, दो क्रम होते हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो घरेलू जो विद्युत तार स्थापन होता है उसका जो सर्किट बनाया जाता है वो किस में रखा जाता है, समांतर क्रम में रखा जाता है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार ये कैसा होता है, उदासीन होता है। मानव शरीर शुष्क, मतलब शुष्क मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है, परिमाण की कोटि होती है इसकी 10 की पावर 6 ओम। समान ट्यूबलाइट में होती है क्या, आर्गन के साथ मर्क्यूरी, मतलब कि जो हमारा मर्क्यूरी है या फिर पारा है उसको, उसका जो वाष्प है उसको भरा जाता है आर्गन गैस के साथ में। CFL का पूर्ण रूप क्या है, कंपैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। कथन और कारण दिए हुए हैं। देखिए कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि लाइट एमिटिंग डायोड यानी कि LED लैंप कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, मतलब CFL की तुलना में अधिक लंबी से, मतलब लंबे समय तक ये काम करते हैं। तो यहाँ पर ये बात देखिए क्या है, बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि जो LED है वो ज़्यादा चलता है CFL की तुलना में। कथन कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए कारण होना चाहिए, तो कारण ये कह रहा है कि लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब कि LED लैंप CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर ये LED हैं ये अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। ऊर्जा दक्ष होने का मतलब ये कि आने वाली जो ऊर्जा है उसको ज़्यादा प्रकाश में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन और कारण दोनों सही हैं, और यहाँ पर जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण भी दे रहा है। फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति लैंप में भरी जाती है। तो ये जो हमारा CFL होता है ना, इनमें क्या भरा जाता है, इनमें मरकरी और नियान, मरकरी मतलब पारा की वाष्प भरी जाती है और नियान गैस भरी जाती है, उसी से ये चमकते हैं और प्रकाश देते हैं। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब, मतलब CFL का
को अधिमान दिया जाता है या अधिक मतलब उसका यूज करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो CFL होता है वो क्या है कि वो जो विद्युत ऊर्जा है उसको ज़्यादा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद जो LED आ गई तो LED उससे भी ज़्यादा दक्ष है, तो इसका मतलब ये है कि वो विद्युत ऊर्जा को और भी ज़्यादा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो इस प्रकार से पहले हमने जैसे कि साधारण बल्ब यूज किए, फिर CFL यूज किए, फिर LED यूज कर रहे हैं। अगर भविष्य में कोई और तकनीक आ जाएगी जो इससे भी कम ऊर्जा में काम करेगी तो हम उसको यूज करेंगे। फिर श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं कैसे? तंतु को गर्म करके। तो तंतु गर्म करके ही प्रकाश पैदा करते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर होता है, क्या होता है? विद्युत नाइट्रोजन और आर्गन, ये दोनों गैस भर दी जाती हैं क्योंकि ये निष्क्रिय गैस मानी जाती हैं। हालांकि अभी हमने ऊपर देखा कि उसको पूर्णतया निर्वातित नहीं रखा जा सकता। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली लाइन वोल्टता को बढ़ाती है। तो चोक कुंडली का जो प्रयोग क्या है, वो लाइन की वोल्टता को बढ़ाती है। यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए हुए हैं और हमें उसमें से देखना है कि सही कौन कौन से हैं। पहला कथन दिया है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा मतलब कि जो मरकरी और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। ये एकदम सही है। देखिए क्यों? क्योंकि जो CFL है वो क्या करता है? पारे का उपयोग करता है, जैसा हमने देखा। और जो LED बनी है अपनी, LED किसकी बनी है? अर्धचालकों की बनी है, और अर्धचालकों का प्रयोग करके हम इसमें से काम कर रहे हैं। अगला दिया है CFL की औसत जीवन अवधि LED से अधिक होती है। ये बात यहाँ पर गलत है, तो क्योंकि LED ज़्यादा चलता है CFL की अपेक्षा। और यहाँ पर देखिए तीसरा कथन दिया है कि LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा दक्ष है। ये भी बात सही है, क्योंकि LED क्या है कि ज़्यादा ऊर्जा दक्ष है तुलना में किसके? CFL के। तो ये बात ठीक है। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। 2 तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में हैं। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम हो तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध इनमें क्या होगा? ये बराबर होगा, 10 ओम होगा। समान प्रकाश की छोटी बूंदें V वोल्ट तक आवेशित की गई हैं। यदि n बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो इस बूंद का विभव कितना होगा? तो इस बूंद का जो विभव होगा फ्रेंड्स वो होगा n⁻2/3 × V। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन कह रहा है परिणामित्र का प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। और कारण दिया है परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो कथन है वो सही है, लेकिन कारण क्या है यहाँ पर गलत है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये AC वोल्टेज का उच्चयन या अपचयन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो हम और देख पा रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन से सही हैं। पहला दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर होता है वो विद्युत जो उत्पादक होता है डायनमो, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये यहाँ पर कथन सही है। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रिकल मोटर, जो इलेक्ट्रिकल मोटर होता है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। ये भी बात सही है। अगला दिया है डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत, तो ये गलत है। प्रकाश से विद्युत थोड़े ना डीजल इंजन में काम होता है। अगला दिया है कि सोलर सेल में क्या है? रासायनिक से यांत्रिक। नहीं, सोलर सेल में रासायनिक से यांत्रिक नहीं। सोलर सेल में तो हम क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को लेकर विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो इस प्रकार से पहला दूसरा इसमें सही है। प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त नहीं है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो अगर स्टोरेज बैटरी को चार्ज करना है तो प्रत्यावर्ती धारा उसमें से यूज नहीं होती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। यहाँ पर देखिए कथन दिया है और कारण दिया है। कथन में है भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटा में करती हैं। तो ये बात सही है। कारण दिया हुआ है भारत में विद्युत प्रणाली
60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है, तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर 50 हर्ट्ज पर काम करती है। तो भारत में जो विद्युत प्रणाली, हमारा जो ग्रिड है, वो 50 हर्ट्ज पर काम करता है। इसमें से 0.5 की बढ़ोतरी हो सकती है या 0.5 की घटोतरी हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा का प्रभाव अगर पड़ता है तो ग्रिड फेल हो जाता है। भारत में ऐसा ग्रिड का डिज़ाइन किया गया है। विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करना है, तो देखिए पंखे से ज़्यादा विद्युत कौन खाएगा? टेलीविज़न से ज़्यादा कौन? विद्युत प्रेस। और विद्युत प्रेस से ज़्यादा कौन? ये इलेक्ट्रॉनिक केतली। तो इलेक्ट्रॉनिक केतली सबसे ज़्यादा विद्युत यहाँ पर खपत करेगी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। ये क्या है? देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे समझे फ्रेंड्स, जैसे हमारी जो ये पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के अंदर कोर भाग है, ठीक। आपने पढ़ा होगा कि सियाल, सीमा, निफे। तो निफे में जो है ना, निफे तो निकिल और फेरस है इसमें, और इसी निकिल फेरस के कारण यहाँ का जो एक क्षेत्र है वो क्रोड के आकार का हो जाता है, और उसी क्रोड के कारण इसमें से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है एक प्रकार से। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है, वो गुरुत्वाकर्षण का भी मूल आधार यही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे वाला जो हम वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें देखिए चालकता पढ़ेंगे, नाभिकीय भौतिकी पढ़ेंगे, तो ये आगे वाले हम लेक्चर में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। थैंक यू।